मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे और आप सॉल्व कर पाओगे, कैसे आपको एलआरआर गिवन होगी और कैसे आप मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर पाओगे। जब 1 नंबर का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको कोई वर्किंग नोट्स की तरह उसको एक्सप्लेन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसका आंसर भी लिख दोगे ना, भैया ऑप्शन नंबर ए सही है। बीओटी में 300 का डेफिसिट है मतलब नुकसान है, और नुकसान आपको पता है ना माइनस में आता है। ये फिस्कल डेफिसिट दिखाता है कि सरकार लोन कितना लेगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है। आपको भी पता है कि मैं कोई झाऊमाऊ लेवल की तैयारी नहीं करा रहा, पूरे 80 में से 80 नंबर लाने की तैयारी करा रहा हूं। मैंने ठान लिया है, अपनी पूरी जी जान लगा के अपना बेस्ट आपको यहां पर दे रहा हूं, और मुझे आपका साथ भी पसंद आ रहा है कि हां बच्चे इस चीज की वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक कभी नहीं चाहता कि आपका कोई भी ऐसा पोर्शन छूट जाए जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बीओपी के न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं किए और पेपर में वो देखने को मिल गए, तो फिर खाली हो गए, इधर उधर देख रहे हैं, भाई तू बता दे यार, तू बता दे इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो आप अपने ऊपर डिपेंड होके जाओ, पेपर में सही आंसर सॉल्व करके आना। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे और आप सॉल्व कर पाओगे। हां, हो सकता है बच्चों को बताओ सर मुझे तो पता है कि गवर्नमेंट बजट का डेफिसिट कैलकुलेट करना पेपर के अंदर आता है, लेकिन मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन कैसे आ सकता है न्यूमेरिकली? अरे कैसे आ सकता है क्वेश्चन? बैलेंस ऑफ पेमेंट से आए हुए हैं और आने के चांसेस पूरे हैं, आ गए तो नंबर ना कट जाए। इसलिए इस वीडियो को जरा ढंग से देख लो और कॉन्सेप्ट्स को जरा ढंग से समझ लो। सबसे पहले आते हैं मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन कैसे आएंगे। दोस्तों यहां पर 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना आएगा, या फिर टोटल क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 लीगल रिजर्व रेशो। बस आपको क्वेश्चन में एलआरआर की वैल्यू गिवन होगी, आप पुट कर देना, मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसा, बोलेगा भैया एलआरआर की वैल्यू है 20%, तो बच्चा पता है क्या करता है? मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करता है, कहता है अच्छा 1/20, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर देता है। ये गलत होगा, मनी मल्टीप्लायर ऐसे कैलकुलेट नहीं होता भाई साहब। जो 20% दिया हुआ है ना, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 20/100 होता है। ये परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, इसका मतलब 0.2 है। अब तुम मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 1/LRR की जगह 0.2 लिखो, जो मैंने निकाला है आंसर 5 आ जाएगा। तो यही बता दिया कैसे आपको एलआरआर गिवन होगी और कैसे आप मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर पाओगे। हद से अधिक सिचुएशन और हो सकती है कि भैया एलआरआर आपको गिवन ना हो, आपको कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो गिवन हो, तो दोनों को प्लस करके एलआरआर निकाल देना और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना, मनी मल्टीप्लायर का आंसर आ जाएगा। मनी मल्टीप्लायर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी एक सेपरेट रिकॉर्डेड वीडियो मैंने डाल दी है। ये मनी मल्टीप्लायर है, इसका कोई सिंबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के सिंबल से डिनोट करते हैं, इसके लिए तो पूरा नाम लिखा आएगा, राइट। क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं पेपर में, इसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। इतने कुछ चांसेस हो सकते हैं, और हो सकता है कि लीगल रिजर्व रेशो ना बोले, एनसीईआरटी का वर्ड यूज करे। एनसीईआरटी में इसको सिर्फ रिजर्व रेशो भी बोला गया है और इसको बोला गया है रिजर्व डिपॉजिट रेशो। तो आप डरना मत भाई, जो नाम दिए हुए मैंने सारे आपको बता दिए, किसी भी नाम से आपके पेपर में आ सकता है, आप डरोगे नहीं और फंसोगे नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन यहां से टोटल क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्मूले से बनता है। टोटल कितनी क्रेडिट क्रिएशन हुई है, ये कैसे होती है क्रेडिट क्रिएशन, इसका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये मैंने आपको निर्णय बैच के अंदर मनी एंड बैंकिंग में कंप्लीटली समझा दिया कि आंसर कैसे लिखना है। मैराथन में भी करा दूंगा, फर्रे भी बांट दूंगा, लेकिन अभी इसमें ध्यान दो। टोटल क्रेडिट क्रिएशन का राज्य फॉर्मूला बनता है हमारे पास 1/LRR मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। ये फॉर्मूला है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको एलआरआर की वैल्यू दे देगा, इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू दे देगा और ये पूछेगा। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा होकर कैसे आ सकता है? आपको ना ये वैल्यू देगा और ये वैल्यू देगा, पूछेगा एलआरआर निकालो। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा, आपको एलआरआर देगा और ये देगा, बोलेगा इनिशियल डिपॉजिट निकालो भैया। तो तुम हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। प्रैक्टिस भी करा रहा हूं कि किस लेवल के क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ताकि आपको पता लग जाए। सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर है उसमें भी आए हुए भैया, ध्यान दो जरा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है भाई, हरे रंग से करते हैं, टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 2400। टोटल डिपॉजिट क्रिएशन बोलो या टोटल क्रेडिट क्रिएशन बोलो, उसका अमाउंट दिया हुआ है 2400। फिर बोलता है एलआरआर इज 25%। तो आप इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट निकाल लो। आपको 4 ऑप्शन यहां दिए हुए हैं,
अच्छा, तो अपने को क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल क्रेडिट क्रिएशन मतलब टोटल डिपॉजिट क्रिएशन। कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, लिख देंगे बराबर 1 अपॉन LRR। LRR का अमाउंट दिया हुआ है 25%। 25% का मतलब जानते हो ना क्या होता है भाई, 25% का मतलब होता है 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.25। तो आप इधर सीधा 0.25 भी लिख सकते हो। जब एक नंबर का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको कोई वर्किंग नोट्स की तरह उसको एक्सप्लेन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसका आंसर भी लिख दोगे ना, भैया ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ नंबर नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी बच्चा सॉल्व करके सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या लिखा है, इनिशियल डिपॉजिट। ये इनिशियल डिपॉजिट आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख देता हूं। जरूरी नहीं है एक नंबर में आएगा, कई बार 3 नंबर में ही फंस जाता है। ये 0.25 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2400 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट आ जाएगा। और ये आप अमाउंट कैलकुलेट करके देखोगे तो कर लेना, 1200 करोड़ आएगा। हो गया जी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा हाँ भाई, एक और क्वेश्चन आ सकता है, मैं फॉर्मूला पहले लिख के लाऊंगा। ये लिखा हुआ क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट लीगल रिजर्व रेशो, LRR निकालना है, LRR। अच्छा जी, इफ इनिशियल डिपॉजिट 200 है, लीड्स टू क्रेडिट ऑफ टोटल डिपॉजिट, यानी लीड्स टू क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट 1600। तो 1600 टोटल डिपॉजिट क्रिएशन दी हुई है, इनिशियल डिपॉजिट 200 दिया हुआ है और LRR आपसे पूछा हुआ है। तो कितना आसान काम है, मैं लिखूंगा इसकी जगह 1600 इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जगह लिखूंगा 200, काम 35। LRR को उठा के ऊपर ले जाऊंगा, ले गया, इज इक्वल टू 1600 को उठा के नीचे ले आऊंगा, ये 200 है, ये 1600 नीचे आ जाएगा। इसका मैटर ही नहीं बचता, ये खत्म कर दिया हमने। अब कैलकुलेशन बची है, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 1/8 आएगा। अब बताओ 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। परसेंटेज में इसका आंसर लिखना है, टीचर खुश हो जाएगा, बच्चे ने सॉल्व कर दिया। मेरा भी पर्पस यही है, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर दो बस। एक और क्वेश्चन, हाँ अभी तो और भी करेंगे। फिर बोला यहां पर राजे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कहां पर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड द मिसिंग फिगर्स। कुछ फिगर्स मिस है, 1 2 3 4, ये चारों फिगर निकालनी है। इसमें अच्छा खासा बच्चे का टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी पेपर में दिया हुआ है। रिजर्व रेशो यानी LRR आपको गिवन है 20%। 20% का मतलब हो गया 0.2, 20/100 करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ना यहां पर जो अमाउंट है, ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट है। टोटल डिपॉजिट क्रिएशन बोलो या क्रेडिट क्रिएशन, इसको निकालूंगा मैं, सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा। तो देखते हैं दोस्तों निकालते कैसे हैं। इस अमाउंट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। LRR कितना है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट को कभी कभी प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलता है, और वो पहला डिपॉजिट होता है। डिपॉजिटों में पहला डिपॉजिट ये रहा, ये मानते हैं। 1000 दे दिया, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 5000 आंसर आ जाएगा। 5000 मैं यहां लिखूंगा, चलो जी पेन का कलर बदल देते हैं। 5000 मैं यहां लिखूंगा, बाद में अपने ऑप्शन ढूंढूंगा। वैसे तो बच्चा देखेगा कि हाँ भाई कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए उसकी। फिर जितनी मेरी टोटल क्रेडिट क्रिएशन है उसका 80% लिखा है लोन देंगे, तो 5000 का 80%, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 80 अपॉन 100 निकालोगे तो 4000 आएगा। ठीक है जी, 5000 का ही 20% रिजर्व रेशो है, तो 5000 का 20% निकालोगे 1000 आएगा। कैसे निकाला मैंने, 5000 गुणा 20%, 20% का मतलब होता है 20/100, निकाल लेना, 1000 आएगा। 3 वैल्यूज आ गई, पहले वाली वैल्यू रह गई। अभी तो बच्चा ये भी सोच सकता है भाई मेरे पास 3 वैल्यू आ रखी है, 5000 4000 और 1000। देखूं 5000 4000 1000, 5000 4000 1000, अरे इतनी सारी जगह, मतलब इन दोनों में से कोई एक ठीक है, तो मेरे को ये भी निकालना पड़ेगा भाई। ये कैसे निकालें जरा देखो। क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट, इसके लिए थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो भैया, जो भी मेरा लोन का अमाउंट है ना, जो यहां लिखा है, ये सेम अमाउंट यहां ट्रांसफर होता है हमेशा। अब इस अमाउंट का 80% बैंक लोन देता है, तो 800 का 80% होता है 640। कैसे निकाला मैंने 800 का 80%, 800 गुणा 80%, 80% मतलब 80 अपॉन 100, 640 आ गया। राइट, ये ठीक है। ओके, 640 कहां है, ये रहा। तो डी वाले के साथ चला जाऊंगा, मेरी सारी फिगर्स यहां मैच हो रही हैं। आपको इस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक लेवल का, फिर अलग चैप्टर पे आएंगे भाई। यहां लिखा हुआ है टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज 40,000। तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन
40,000 दिया हुआ, प्यार से लिखा है मक्खन तरीके से। फिर लिखा है CRR एंड SLR आर 8% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। LRR की वैल्यू नहीं दी तो आप चलाको, आप CRR और SLR को प्लस करके 1/LRR निकाल दोगे। CRR की वैल्यू 8% है, LRR की वैल्यू 12% है, तो ये LRR का फॉर्मूला था। तो ये 20 आ जाएगा आंसर। तो मैं यहां इस फॉर्मूले में 1/LRR है ना 20 लिखूंगा। 20 मतलब 20% है ये, राइट, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो अब यहां पर इनिशियल डिपॉजिट की क्या वैल्यू आएगी वो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे भी पता लग जाएगा। आपने देख लिया 20% का मतलब लिखोगे यहां पर 0.2। अब तुम्हारे हवाले आंसर साथियों, मुझे भी तो पता लगे तुम्हारी डेडिकेशन कितनी है, तुम भी तो करो। अगला, गवर्नमेंट बजट को बाद में लेंगे, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के न्यूमेरिकल पे आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर से दोस्तों मेनली बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन आता है, BOT बोलते हैं इसको। कैलकुलेट करो, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी होगी आपको, वो भी कौन से एक्सपोर्ट्स? विजिबल गुड्स के एक्सपोर्ट्स। सर्विस नहीं होनी चाहिए, विजिबल होना चाहिए, इनविजिबल नहीं होना चाहिए, विजिबल ही होना चाहिए। आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन। माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू को माइनस कर दो। मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को मैं लिखूंगा VX और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट को मैं लिखूंगा VM और बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैं BOT लिखूंगा। और तुम्हारे लिए क्वेश्चन में इसकी जगह वो ट्रेड बैलेंस लिख सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को ट्रेड बैलेंस बोल दो, या इसको कभी कभी बोल देते हैं मर्चेंडाइज बैलेंस। भाई कोई भी वर्ड आ जाएगा, लव कौशिक तुम्हें हारने नहीं देगा, बस इतना ध्यान में रखना, कोई भी नाम आ सकता है। तो यहां पर 3 कंपोनेंट है भाई। एक तो आपसे ये पूछ सकता है इसकी और इसकी वैल्यू देके, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको ये और ये वैल्यू दे देगा और बोलेगा ये कैलकुलेट करो, या ये वाली और ये वाली वैल्यू दे देगा, बोलेगा ये कैलकुलेट करो। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर कभी कभी अकाउंट बना के दे देगा, वहां फंस जाओगे। फंसने नहीं दूंगा, अकाउंट वाले पे भी आते हैं। चलो जी देखो, इधर आ जाओ। ये लो जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं प्यार से, मक्खन मलाई तरीके से। बोला है अ कंट्री एक्सपोर्टेड गुड्स, गुड्स का मतलब विजिबल आइटम होता है, वर्थ रुपीज 600 करोड़। तो मैं बोलूं सीधा का सीधा 600 करोड़ के मेरे एक्सपोर्ट हो गए, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट। वेयर एज इट्स इंपोर्ट्स अमाउंटेड टू 700, इंपोर्ट्स यानी M 700 हो गए। तो बोलता है कैलकुलेट वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बच्चा फंस जाएगा, सर यहां तो 2 क्वेश्चन पूछे हुए, मेरी बात पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाल ही लूं। ये होता है भैया वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। प्लीज आप फॉर्मूला भी लिखना और फुल फॉर्म लिखना। एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है भाई? 600। इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है? 700। आंसर आ जाएगा -100 करोड़ में आएगा। आप रुपीस भी लिखना, करोड़ भी लिखना, ऐसे माइनस रुपीस -100 करोड़, या ऐसे लिख दो -100 करोड़, कैसे भी लिख दो, आंसर तुम्हारा सही माना जाएगा। ये तो आपने वॉल्यूम यानी आंसर निकाल दिया। अब नेचर भी निकालना है भैया, ये फायदा है या नुकसान है। माइनस में आंसर आया है तो इट इज डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब नुकसान, डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड बिकॉज या एज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो नुकसान होता है। यह बात थ्योरी में क्लियर की जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं यहां पर, न्यूमेरिकल का पर्पस है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन क्रैक करो। लिखा है जी बैलेंस ऑफ ट्रेड शो अ डेफिसिट ऑफ 300। बीओटी में 300 का डेफिसिट है। डेफिसिट है मतलब नुकसान है, और नुकसान आपको पता है ना माइनस में आता है। चलो जी डेफिसिट दे दिया 300। आगे बात करते हैं। फॉर्मूला तो यही होता है, बीओटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। वी का मतलब वैल्यू है। बीओटी कितना दिया हुआ है? 300। इसको माइनस में लिखना प्लीज, क्योंकि डेफिसिट है। आगे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 500 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितनी है? 500। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट? अब बच्चा यहां प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देता है, इसलिए आपको ऐसे ही समझना है। ये वैल्यू ऑफ इंपोर्ट उधर ले जाओ कि यहां माइनस का है, वहां प्लस का हो जाएगा। 500 लिखा था, यहां माइनस का 300 था, प्लस का 300 हो जाएगा इधर आके। तो आंसर आ जाएगा आपका ₹800 करोड़। ऐसे आएगा मेरे दोस्त। बच्चे यहां कैलकुलेशन की मिस्टेक करेंगे और फंसेंगे। तुम्हें फंसना नहीं है। टीचर क्या करता है ना, क्वेश्चन ही ऐसा बनाता है ताकि बच्चे का पता लग सके इसने जेन्युइनली इसको आता ही नहीं आता, तो वो ऐसे पता लगता है। राइट, आ गया। 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर बजट पे आएंगे। बोलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड शो अ डेफिसिट ऑफ 5000।
अरे यार, बैलेंस ऑफ ट्रेड का ही क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला होता है, VX माइनस VM। डेफिसिट है 5000 का, तो -5000 लिख दो, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट 9000 है, यानी ये वैल्यू दे दी, बोलता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट निकालो। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को ऐसे लिख दो, इंपोर्ट की वैल्यू 9000 है, मैंने कुछ नहीं करना, इसको यहीं रहने दो, बेचारे को प्लस का है, ये माइनस का है ना 9000, उधर ले जाओ, ये -5000 था ही, प्लस ये 9000 हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आ जाएगी। 9000 में से 5000 गए तो 4000 आंसर आएगा। और प्लीज रुपीज और करोड़ लिखना ना भूलें, टीचर नाराज भी हो सकता है, नाराज हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और जो हमारा आंसर आएगा उसको बॉक्स में जरूर डाल के आएंगे, ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूं। अब इतनी बातें करने के बाद ऐसा लिस्ट बन के आ गई, फिर बच्चा फंसता है, और मैं फंसने नहीं दूंगा, मैं आपको फंसने नहीं देगा, ध्यान रखना। ओके, ये कुछ फिगर्स लिखी हुई है नीचे भाई, बोलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालो। फिगर पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखा हुआ भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 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 इंपोर्ट इंपोर्ट, ये शिपिंग है, ये ट्रैवल है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है। अरे बीओटी निकालना है ना, मेरे को गुड्स का एक्सपोर्ट देखना है और गुड्स का इंपोर्ट। पेट्रोल क्या है, सामान है, ये विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट है। शुगर क्या है, सामान है, गुड्स है, विजिबल का ये इंपोर्ट था ना, ये विजिबल का इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट शुगर का, ये भी एक्सपोर्ट आ गया। स्टील का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में डालूंगा। एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड राइस, ये भी एक्सपोर्ट में आएगा। इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, खाने का ऑयल जो सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, ये इंपोर्ट है, तो ये वैल्यू ऑफ इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट ऑफ मशीन, तो इंपोर्ट आ गया ये भी। ये कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लिखा हुआ तो इनको हटा दो। तो भाई साहब, मैं एक बार अपने इंपोर्ट जोड़ लूं और एक बार अपने एक्सपोर्ट जोड़ लूं, जोड़ देते हैं। इंपोर्ट की जगह देखो, ये इंपोर्ट, ये इंपोर्ट, ये इंपोर्ट, इनका अमाउंट देखो 150, 120, 140, 150, 120 और 140 प्लस करके आ जाएगा 100, 200, 300, 360, 410। एक्सपोर्ट का अमाउंट निकालो भाई, एक्सपोर्ट निकाल लो। ये एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट, तीन मेरे को एक्सपोर्ट गिवन है। 60, 200 और 90, 60 प्लस 200 प्लस 90, तो ये 350 आ गया। अब इधर बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है। ये विजिबल का एक्सपोर्ट माइनस विजिबल का इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का आंसर 350 है, इंपोर्ट का आंसर 410 है, तो आंसर आपका माइनस में आना है 60। तो इट इज क्लियरली माइनस में आंसर आया है, तो डेफिसिट इन बीओटी। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आंसर तुम्हारा माइनस में आ रहा है तो लिख के आ जाना कि डेफिसिट हुआ है बीओटी में, टीचर को हम नाराज करेंगे ही नहीं। और ये क्या है भैया, करोड़ में लिख के आना, रुपीस करोड़। बीओटी के न्यूमेरिकल हो गए। अब आते हैं बजट में। बजट में, राज्य बजट में देखो जी, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट की बात करते हैं। सिंपल पेपर के अंदर बजट डेफिसिट कैलकुलेट करना आएगा ना, तो आप ऐसे कर देना, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट निकाल देना। सरकार का बजट बनता है तो सरकार के टोटल खर्चे होते हैं, उसमें से सरकार के टोटल रिसिप्ट माइनस कर देना, बजट डेफिसिट आ जाएगा। अभी आपको समझाता हूं। जो गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल, जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो लिखती है सरकार के खर्चे कितने होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, और लिखती है सरकार कमाई कितनी करेगी, टोटल रिसिप्ट। भाई खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस अगर क्वेश्चन में टोटल खर्चे गिवन नहीं है तो इन दोनों को प्लस कर देना। टोटल रिसिप्ट सरकार की दो तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। अगर पेपर में टोटल रिसिप्ट गिवन नहीं है तो इन दोनों को प्लस कर देना, लेकिन इसके अंदर भी डिवीजन है। कैपिटल रिसिप्ट दो तरीके की होती है, एक होती है डेट क्रिएटिंग, ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जिससे सरकार के ऊपर उधार यानी लायबिलिटी चढ़ जाए, जैसे कि बोरोइंग से लायबिलिटी बढ़ जाती है। एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग, मतलब सरकार को माल तो मिल गया लेकिन सरकार के ऊपर लोन नहीं चढ़ा। ऐसा क्या होता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपनी कंपनी का हिस्सा बेच देगी, सरकार के ऊपर कर्जा तो नहीं चढ़ेगा लेकिन सरकार को पैसा मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट की भी डिवीजन है भाई, एक होती है टैक्स की फॉर्म में टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, फाइन, एस्चीट जो भी सरकार को मिलती है। मैं समझाता हूं, अगर आपको टोटल रिसिप्ट निकालनी है इन दोनों को प्लस कर देना, ये गिवन नहीं है इन दोनों को प्लस कर देना, ये गिवन नहीं है इन दोनों को प्लस कर देना। फिर टैक्स रेवेन्यू को आगे दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ये गिवन नहीं है तो इन दोनों को प्लस कर देना। इतने लंबे चक्कर में फंसेंगे नहीं, बस मैंने छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया है, लेकिन मैं तो आपको सिखाना चाहता हूं ये तीनों डेफिसिट।
रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस होता है बहुत ही प्यारा। सिर्फ इसके पीछे बढ़ते हैं पहले। क्या लिखा हुआ भैया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर तुम रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दोगे तो यू विल गेट आंसर ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत बढ़िया है, ओके रिपोर्ट है, आसान है, ये सबसे आसान है। लेकिन मुश्किल क्या है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं उसके लिए समझना पड़ेगा। देखो जी, जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है ना, तो एक तरफ लिखेगी सरकार अपनी रिसिप्ट्स, फिर यहां पर उनका अमाउंट आएगा, फिर सरकार लिखेगी यहां पर अपने एक्सपेंडिचर्स, यहां पर उनका अमाउंट आएगा। सरकार का एक्सपेंडिचर एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार की रिसिप्ट एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल में ध्यान रखना, उसका ही काम है इसलिए उसको ही डिवाइड कर रहा हूं। कैपिटल रिसिप्ट दो तरीके की होती है, एक होती है डेट क्रिएटिंग यानी लोन, दूसरी होती है नॉन डेट क्रिएटिंग। आई होप आप यहां से एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्रैक करोगे, नॉन डेट क्रिएटिंग। ठीक है जी, लिखती है अपनी सारी रिसिप्ट्स का टोटल यहां लिखेगी, अपने सारे खर्चे का टोटल यहां लिखेगी। ठीक है जी। सरकार जब बजट बनाती है तो सबसे पहले क्या करती है? देखो, सरकार बजट बनाएगी पहले ही, एक नया साल शुरू होने से पहले सरकार बजट बनाएगी। सबसे पहले लिखेगी सरकार को कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है, मान लो 100 रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, मान लो 100, तो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 200 हो जाएगा। राइट, मानते हो? ये हो जाएगा 200, 100 प्लस 2। सरकार सबसे पहले पता लगाती है सरकार खर्चा कितना करने वाली है, क्योंकि सरकार को जितना खर्च करना होता है ना उतना खर्च करेगी, क्योंकि खर्चे का पता लगाया गया है भाई, कहां पर स्कूल बनने हैं, हॉस्पिटल बनने हैं, सड़कें बननी है, पता लगाया। ठीक है, अब सरकार देखती है पैसा कहां कहां से मिलेगा। मान लो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार को मिल रही है 150 की, कैपिटल रिसिप्ट में सरकार लोन नहीं लेती, पहले देखती है विदाउट लोन कितना पैसा मिल जाएगा। मान लो मिल रहा है सरकार को 30 का, तो सरकार टोटल करके देखती है 150 और 30 कितना आया, 180। सरकार खर्चा कितने करने वाली है? सरकार 200 रुपए खर्च करने वाली है, सरकार को मिलेंगे 180। सरकार को कितने की और जरूरत है? 20 की। तो सरकार 20 का लोन ले लेगी और देश का भला करेगी, कहेगी जितना खर्च करना था उतना कर दिया। तो भाई साहब, जो सरकार ये लोन ले रही है ना, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। मतलब फिस्कल डेफिसिट कैसे आया भाई साहब? फिस्कल डेफिसिट ये अमाउंट है, कौन से वाला? ये वाला अमाउंट फिस्कल डेफिसिट है। ये कैसे निकालते हैं? पहले सरकार का टोटल खर्चा निकालो, उसमें से माइनस करो सरकार की टोटल रिसिप्ट्स, जिसके अंदर ये नहीं है अभी, ऑब्वियसली ये नहीं है, क्योंकि यही तो निकालना है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। फॉर्मूले से बताऊंगा। फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग डेट क्रिएटिंग, यानी जो ये बोरिंग्स और लायबिलिटीज होने वाली है इसको एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि इसका ही तो अमाउंट निकालना है कि कितना सरकार एक्चुअली उधार लेना चाहती है देश के खर्चों को कंप्लीट करने के लिए। ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बहुत जल्दी में आपको समझाया, बाकी निर्णय बैच के अंदर बहुत डिटेल में समझा रखा है। लो जी, फिस्कल डेफिसिट के कितने फॉर्मूले बन रहे हैं? फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का माइनस टोटल रिसिप्ट, जिसमें बोरोइंग नहीं आएगी। नेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, यहां पर नेट ऑफ बोरोइंग, मतलब ये नहीं आएगा, बाकी टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दो, ये वाली और ये वाली। ये बाद में करते हैं, फिर बाद में कंप्लीट होगा ये पूरा अकाउंट। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो। हाँ जी, अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो। टोटल रिसिप्ट गिवन नहीं है तो आप रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट को प्लस करो। कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये तो निकालना है ना अभी। जिसकी मैथ थोड़ी तेज होगी ना वो कैच कर गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, कर दिया भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कर दिया जी, ओके जी। लेकिन मैंने यहां ब्रैकेट डाल दी इसके लिए, राइट। अब ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा ना तो यहां माइनस का निशान है, इस वजह से मेरा ये निशान भी बदल जाएगा। यहां माइनस का निशान लगाया, ये पूरा फॉर्मूला सेम लिख रहा हूं, बस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में ये निशान चेंज हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस का निशान है, ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस का रेवेन्यू रिसिप्ट और ये माइनस का नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो फिस्कल डेफिसिट होगा। थोड़ी तेज करो मैथ्स, यहां से मैं एक लॉजिक निकालूंगा, देखना जरा। ये लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर RE, ये लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट RR। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? याद करो,
याद करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स कातिया क्या होता है? अरे कैप्टन के साथ मिलकर जोर लगा लो, इन दोनों का डिफरेंस होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो मैं एक फॉर्मूले में चालाकी दिखाऊंगा और शाना बनूंगा, इसको और इसको रिमूव करता हूं, एक फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का और नया बनाता हूं। पेपर में आया हुआ है, बच्चा फुस हो गया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, ये ऐसा का ऐसा रहने दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने सीई लिख दिया, ये माइनस था, माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट या नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ऐसा लिख दो। अब इतने सारे फॉर्मूले क्यों कराए? देखो जी, इसलिए कराए हैं, पेपर में अगर ये दिया है और ये दिया है तो दोनों का डिफरेंस निकाल के निकाल दो फिस्कल डेफिसिट, यही आता है महंगा। अगर पेपर में ये दोनों और ये दोनों दिए हैं तो इस फॉर्मूले को लगा लो। अगर पेपर में आपको रेवेन्यू डेफिसिट दिया है और बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट निकालो, तो बहुत चालाकी करेगा भाई, बहुत शाना बनेगा। रेवेन्यू डेफिसिट दिया है तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगाना, कई बार देता है रेवेन्यू डेफिसिट। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? आते हैं अब क्वेश्चन एग्जाम वाले ही सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद एक प्राइमरी डेफिसिट आ जाए। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, या फिर इसको बुक की भाषा के अंदर बताऊं, अच्छे शब्दों के अंदर, ये लो जी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, बस इतना लिख दो, खत्म कहानी। इतना ही लिखा हुआ बुक के अंदर, तो आपका काम यहीं से हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट दिया होगा, आप वो लिख देना, काम हो जाएगा। लेकिन ये जितना आसान फॉर्मूला दिख रहा है ना, यहां से बच्चों की कैलकुलेशन को उलझा के वो क्वेश्चन पूछता है, वो बताऊंगा कैसे करना है। हाँ, उलझा के पूछ लेते भाई। 3 हो गए, आप अपना काम पे ध्यान दो। ये आया हुआ जी पेपर में है, बोल रहा है तुम भाई फाइंड आउट करो 3 चीजें। पहले पे रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, फिर फिस्कल निकालो, फिर प्राइमरी डेफिसिट निकालो। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, मान लो 4 नंबर का है तो 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये 2 नंबर का हो सकता है। ठीक है जी, करते हैं कैलकुलेट। रेवेन्यू डेफिसिट सबसे पहले निकालूंगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देखो जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दिया है 100, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रही रेवेन्यू रिसिप्ट, कितनी दी हुई है 80। आंसर आ गया ₹20। और चलाक लौंडो, अरब में लिखना, क्योंकि इधर अरब लिखा है, इधर भी करोड़ लिख के आ गए तो टीचर समझ जाएगा ये तो भाई भावनाओं में बहने वाला बंदा है, लॉजिक नहीं लगा रहा। ठीक है, हाँ आगे आ जाओ भाई। दूसरे पे पूछा है फिस्कल डेफिसिट निकालो। मैं प्यार से इसको राज्य एफडी बोल देता हूं, कातिया बुरा मत मानना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, नहीं गिवन। टोटल रिसिप्ट गिवन है, नहीं गिवन। तो मैं क्या करूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दो तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। माइनस करना है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना? चलो जी, आप पूरा पूरा लिखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, अभी आया था 100, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, ये दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाद में पढ़ लेना, कोई नहीं। कितना है 110, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का है, ये रही 80। अब मैं ये ब्रैकेट जब खोलूंगा तो ये निशान भी माइनस का हो जाएगा। ये लिखा है कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग। कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है ऐसी कैपिटल रिसिप्ट है जिसके अंदर डेट नहीं है। डेट का मतलब बोरोइंग है, नहीं है। 95 कर दो जी। 100 और 110 210 होता है, 80 और 95 175 होता है। आंसर आ जाएगा ₹35 अरब। अरब अरब अरब, ध्यान रखना। थर्ड नंबर पे पूछा कातिया प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अभी अभी ताजा देसी घी का फॉर्मूला था, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मैं शॉर्ट में करा रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट जब तक तुम सही नहीं निकालोगे तो प्राइमरी डेफिसिट भी सही नहीं आएगा। इंटरेस्ट ढूंढो, ये दिया हुआ इंटरेस्ट जानबूझ के 10, तो आ गया ₹25 अरब। ऐसे करके सबको बॉक्स में डाल देना, टीचर खुश हो जाएगा। ऐसे बोलेगा क्या बच्चे ने सोल्यूशन किया है कातिया, मतलब बिल्कुल ही ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ओले पोले कर देगा, मेरे बाबू के चाट पुले पुले नंबर दे देगा। हाँ ओके, हाँ जी भैया। अब देखो भाई, जब मैं बता रहा था कि मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है ये वाले फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से फिस्कल डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट जब तुम्हें क्वेश्चन में देगा तो तुम ऐसे सॉल्व करोगे। देखो
बोलता है रेवेन्यू डेफिसिट निकालो और फिस्कल डेफिसिट निकालो, प्राइमरी के बारे में बोल ही नहीं रहा। ठीक है, तो चलो जी सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला सबसे, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है क्या? पढ़ो, ये दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3821। रेवेन्यू रिसिप्ट दी है क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं दी, कहा दिया? रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं दी, इसलिए मैंने आपको यह चार्ट कराया था। अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट ना दे तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट को जोड़ देना, इसलिए कराया था। मैं मुश्किल सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार करूंगा। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट बनेगी मेरी, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट बनेगी मेरी। तो 1000 और 2000, हाँ जी, रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए 1000 प्लस 2000। कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे, अब तुम इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा 821। क्या आएगा? करोड़ आ जाएगा। ओके रिपोर्ट। चलो जी, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। बी पे निकालो फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं भाई साहब? फिस्कल डेफिसिट का यहां पर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जिसके अंदर बोरोइंग ना हो, नेट ऑफ बोरोइंग। तो मेरे को टोटल एक्सपेंडिचर गिवन ही नहीं है, तो पहले मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करूंगा, ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट को देखूंगा। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये था 3821, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा 574। तो इसकी जगह लिखूंगा 3821 और ये 574, ऐसा आता है बोर्ड में। माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट ये और ये अभी निकाली थी 1000 और 2000, दोनों लिख देना या सीधा 3000 लिख दो। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं तो ये निशान इससे टकरा के माइनस का हो जाएगा। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कहीं नहीं लिखी, जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी ना वो कर पाएगा इसको। दोस्तों, कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक रिकवरी ऑफ लोन होता है। ऐसी कैपिटल रिसिप्ट है जिसमें लोन नहीं है, तो ये 135 और 100, इसकी जगह क्या लिखूंगा? 135 और 100। तो अब मेरे को करना पड़ेगा, यहां पर जो भी आंसर आएगा तुम लिख दोगे यार, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या तुम्हारा आंसर आया। राइट, हाँ, ये 235 हो जाएगा। राइट, हाँ जी हाँ। एक और क्वेश्चन भाई, बहुत आसान लेवल का, जिसमें बच्चा उलझता है। बोल रहा है एक गवर्नमेंट बजट के अंदर प्राइमरी डेफिसिट गिवन है 10,000, इंटरेस्ट गिवन है 8,000, फिस्कल डेफिसिट निकालो। बच्चा गलत करता है, 10,000 में से 8,000 माइनस कर देगा, कहेगा आंसर 2,000 है। कौन गलत करता है? जिसको आता है। सही कौन करेगा? जिसने आने के बाद प्रैक्टिस की है। फिस्कल डेफिसिट निकालना है भाई। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो फिस्कल डेफिसिट अगर निकालना है तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना दिया है? 8,000 का, ओ सॉरी 10,000 का। इंटरेस्ट कितने का दिया है? 8,000 का। तो आंसर 2,000 नहीं, रुपीस 18,000 करोड़ आएगा, माइंड इट। और अपने किसी दोस्त को भी बताना कि तू ये गलती कर सकता है, ये क्वेश्चन देख ले, सही रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इधर बोलता है फिस्कल डेफिसिट भी निकालो, प्राइमरी डेफिसिट भी निकालो। निकाल देंगे भाई, क्या दिक्कत है? यहां आपको बताऊंगा फिस्कल डेफिसिट। दोस्त, फिस्कल डेफिसिट के कितने सारे फॉर्मूले हैं, जितने भी मैंने कराए हैं। आप इधर देखोगे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि आइटम गिवन ही नहीं है। जब कोई भी फॉर्मूला ना लगे ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है। मैंने थ्योरी कराई थी आपको दोस्तों, यह फिस्कल डेफिसिट दिखाता है कि सरकार लोन कितना लेगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ भाई, ये बोरोइंग ही कितनी लेनी है वही तो दिखाता है। हम शुरू में बोरोइंग को हटा के चलते हैं ताकि बाद में पता लगे कि बोरोइंग आएगी कितनी, लेंगे कितने। तो जब तुम्हारा कोई फॉर्मूला ना लगे, तुम्हारे सारे हथियार फ्लॉप हो जाए, तो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट बोरोइंग के बराबर लिख देना, ऐसे सीधा, कोई फॉर्मूला नहीं, ब्रैकेट में लिख देना फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। टीचर नंबर दे देगा, पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट पे आएंगे, क्या बोल रहा है? प्राइमरी डेफिसिट।
यहां भी लोचा है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। बच्चा सोच रहा है ओहो आसान हो गया, फिस्कल डेफिसिट 15,000 आया, इंटरेस्ट देखना है मेरे को, इंटरेस्ट कितना है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। इंटरेस्ट का अमाउंट इच गिवन नहीं है, इंटरेस्ट निकालना है भाई। 25% का मतलब होता है 25/100 गुणा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है निकालो। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000, रेवेन्यू रिसिप्ट 50,000। तो रेवेन्यू, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, पता है ना तुम्हें। हाँ तुम निकाल लोगे वैल्यू भाई, 20,000 आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। स्टेप बाय स्टेप कहीं पर भी सॉल्व कर दो, टीचर देख लेगा। 20,000 आएगा इसकी जगह, डेफिसिट की जगह। तो इसका आंसर, इंटरेस्ट का आंसर 5,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन तुम भी कर सकते हो, इधर लिखूंगा 5,000, आंसर आ जाएगा मेरा ₹10,000 करोड़। बोल दो भाई बल्ले बल्ले एक बारी। अभी तक ओवरऑल मैं क्या करा चुका हूं भाई आपको, देखो जी, मैंने आपको बताना है कि मैं मनी एंड बैंकिंग के न्यूमेरिकल करा चुका पेपर में जिस लेवल के आएंगे, गवर्नमेंट बजट के करा चुका, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करा चुका। प्लीज साथ बने रहना, जैसे जैसे वीडियोस आ रही हैं वैसे वैसे क्रैक करते रहेंगे और मचाने वाले हैं, पेपर के अंदर धुआं उठाने वाले हैं। ठान लिया। एक बार मुझे अटेंडेंस चाहिए तुम्हारी कमेंट सेक्शन में, मुझे जोश चाहिए, तुम्हें दिखना चाहिए जोश कि बच्चा बिल्कुल एक्साइटेड है या नहीं है कि हाँ भाई फोड़ के आने वाले हैं। एक बार जोश जोश में लिख दो जय हिंद जय कॉमर्स, लिखो जरा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। अच्छा करके आना और पढ़ते रहो साथ में। थैंक यू सो मच।